हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। मैं आपकी ऑथर वर वॉलेट। अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस नॉवेल का फर्स्ट चैप्टर कैसे लगा। और इस नॉवेल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा स्टोरी के आगे बढ़ते हुए। तो चलिए अपने इस ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है फॉलन डाउन द स्कार ऑफ लाइफ चैप्टर 1। नो। ये कहते ही एक ब्यूटीफुल गर्ल एक डेस्क पर लेट गई अपने हाथों को फैलाकर। उसने कहा, आखिरकार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। मैं तो थकी गई बट फाइनली। तभी एक और लड़की की आवाज़ आई। उसने कहा, उस माइक्रोस्कोप को छोड़ते हुए और उस चेयर पर आराम से बैठते हुए, हाँ फाइनली ये ख़त्म हुआ। ये प्रोजेक्ट कितना लंबा था यार। तभी उस डेस्क पर बैठते हुए एक मैन ने कहा, हाँ लंबा तो हो गई, क्योंकि इसे वायन ने इतना लंबा जो खींचा था, वरना तो ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो चुका होता है ना जी। जी ने कहा, बिल्कुल। वो जो लड़की थी जो चेयर पर बैठी हुई थी और उसने अपने हाथ को उस टेबल पर फैलाकर लेटी हुई थी, उसने जल्दी से फटते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैंने? मेरी वजह से क्या लेट हुआ? ज़ही ने कहा, हाँ वायन तुम्हारी वजह से। तुम्हारी तो आदत हर बार है कि तुम्हारी मेडिसिन 99% तक डिजीज़ को सही कर सके। इसी चक्कर में तुम किसी भी प्रोजेक्ट को करने में कितना लेट करती हो। वो जो मैन उस डेस्क पे बैठा हुआ था उसने कहा, हाँ वायन, ज़ही ने बिल्कुल सही कहा। वायन ने कहा, जेहोप अब तुम भी ज़ही की ही साइड ले रहे हो। जेहोप ने कहा, वायन तुम भी जानती हो जो मैं बोल रहा हूँ वैसे सही ही बोल रहा हूँ। वायन ने कहा, जेहोप तो मैं क्या करूँ? मेरी मेडिसिन हमेशा 89% ही सक्सेसफुल होती हैं। मुझे 99% तक लाना है अपनी मेडिसिन को। जेहोप ने अपने हैंड्स को क्रॉस करते हुए कहा, हाँ वायन मैं जानता हूँ, पर तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो? चिल रहा करो थोड़ा, वरना ये तुम्हारा छोटा सा जो दिमाग है ना फट जाएगा। ज़ही ने कहा, फाइन देखो सच में तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हो काम का। जेहोप सही कह रहा है। तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मेडिसिन जो 85% तक पहले सक्सेसफुल होती थी, अब वो 89 बहुत बड़ा नंबर होता है वायन। तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। कोई भी चीज़ इतना स्ट्रेस लेके नहीं की जाती है, इससे तुम्हारे काम पर असर पड़ेगा। वायन ने कहा, जानती हूँ। तभी तो। जी ने कहा, तभी तो क्या? जेहोप ने कहा, तभी तो ये इतनी देर तक हमें लैब में रोक के रखती है क्योंकि हम इसकी असिस्टेंट्स हैं। हम भी फंस जाते हैं। वायन कुछ तो मर्सी करो मेरे ऊपर। देखो अब मेरे अंदर से ना मेडिसिन की बदबू आती है। वायन ने मुंह फुलाते हुए कहा, तो इसमें मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती? तुम दोनों को मैं कहती तो हो चली जाओ, पर तुम दोनों जाते ही नहीं हो। जेहोप ने कहा, वायन देखो हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं और हम तुम्हारे रख से वाकिफ़ हैं कि अगर हम एक बार घर चले गए तो तुम हमें सुबह तक यही मिलोगी इसी हालत में, और साथ ही पांडा बनते हुए। तो हम तुम्हें पांडा बनते हुए नहीं देख सकते वायन, इसी वजह से तो हम तुम्हें लेके जाते हैं अपने साथ, क्योंकि हमें तुम पर ज़रा भी भरोसा नहीं। वायन ने कहा, फाइन ठीक है चल रही हूँ घर। ये बार बार कहना ज़रूरी नहीं है। जेहोप, हे वायन तुमने कॉफ़ी को मिस किया? ये आवाज़ सुनते ही तीनों ने ही पीछे की तरफ देखा तो वहाँ एक बहुत क्यूट सा बॉय था। उसने ग्लासेस लगाए हुए थे और उसने एक बहुत लूज सा शर्ट पहना हुआ था और बहुत लूज से ट्राउजर्स पहने हुए थे जो कि ऑफिस वेयर थे, और साथ ही उसने एक लैब कोट भी पहना हुआ था। उसके गले में एक आईडी कार्ड था जिस आईडी कार्ड पर उसका नाम लिखा हुआ था, जियोन जंगकुक। और जंगकुक के हाथ में 4 कॉफ़ी मग थे, एक हाथ में 2 और दूसरे हाथ में 2। वायन ने पीछे मुड़कर जंगकुक को देखा तो उसने कहा, जंगकुक वही मैं सोचूं तुम गए कहाँ हो? जंगकुक ने कहा, मुझे लगा तुम कॉफ़ी को मिस कर रही हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेने गया था। ये कहते हुए जंगकुक ने वायन को एक कॉफ़ी का मग दिया। वायन ने उस कॉफ़ी के मग को लेते हुए कहा, थैंक यू सो मच, मुझे इसी की ज़रूरत थी। पता है मेरा सर फटा जा रहा था। जंगकुक ने कहा, बिना कॉफ़ी के? वायन ने कॉफ़ी को पीते हुए कहा, वैसे जंगकुक तुम्हें मेरा टेस्ट हमेशा ही याद रहता है। ये कितना टेस्टी बनाया है। सच में तुमने कॉफ़ी बहुत टेस्टी बनाई है, और इसमें तो एक्स्ट्रा, जंगकुक ने कहा, एक्स्ट्रा शुगर है जैसा तुम्हें पसंद है। ये कहते हुए जंगकुक ने भी एक कॉफ़ी का सिप लिया और स्माइल करते हुए वायन को देखा। जैसे वायन कॉफ़ी का सिप ले रही थी और उसके फेस पर स्माइल आ रही थी, तो वैसे वैसे जंगकुक के भी फेस पर एक स्माइल आ रही थी। जंगकुक देख सकता था वायन की वो ब्यूटीफुल आइज़ जो
ओशन ग्रीन थी, जो वायन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती थी, जिन्हें देखकर जंगकुक हमेशा ही उनमें खो जाता है। वो थी वहाँ कितनी खूबसूरत, और ख़ासकर वो शख्स जिसे वो देख रहा था, और साथ ही उस शख्स के चेहरे की वो मुस्कुराहट जो उसके दिल को सुकून पहुंचाने के लिए काफ़ी थी। तभी तो जंगकुक की नज़रें वायन से हटती ही नहीं कभी। याक, कितना गंदा है जंगकुक, तुम्हें हमेशा ही वाइन का टेस्ट याद रहता है, पर हमारा नहीं। वाइन को एक्स्ट्रा शुगर पसंद है, हमें नहीं। हमारे में क्यों डाला? मुझे तो लगता है तुम्हारी ये कॉफ़ी पीते पीते एक दिन मैं डायबिटीज़ से मर जाऊंगी और मुझे डायबिटीज़ की गोलियां लेनी ना पड़े। जंगकुक ने कहा जीही से, सॉरी, मैं हमेशा ही तुम्हारा टेस्ट भूल जाता हूँ। जीही ने मुँह फुलाते हुए कहा, हाँ मेरा ही। जेहोप ने कहा, जीही, वैसे अगर तुम मर गई तो तुम्हें डायबिटीज़ की गोलियां ही नहीं लेनी पड़ेगी। ये सुनकर जीही ने घूर कर जेहोप को देखा और कहा, क्या ये जोक था? जेहोप ने कहा, हाँ। जीही ने कहा, बहुत बुरा जोक था। ये कहते हुए जीही ने अपने कॉफ़ी मग को उस डेस्क पर रखा और उठ गई और कहा, वायन चलो भी, लेट हो गया है कितना, हमें घर भी जाना है। वायन ने अपने कॉफ़ी मग को ख़त्म करते हुए कहा, चलते हैं, वैसे भी मॉम का मुझे बार बार कॉल आ रहा है। ये कहते हुए वायन ने अपने चेयर से अपने कोट को उठाया और उसने अपने गले में वापस से अपने आईडी कार्ड को पहन लिया था, जो आईडी कार्ड उसने निकाल कर टेबल पर रख दिया था। वायन ने आईडी कार्ड को पहनते हुए कहा, वैसे जंगकुक, तुमने कॉफ़ी सच में बहुत अच्छी बनाई थी। ये कहते हुए वायन ने जंगकुक के बालों को बिखेर दिया था और कहा, थैंक यू। और फिर वो ये कहते हुए वहाँ से जाने लगी। जंगकुक ने वायन को पीछे पलटकर देखते हुए कहा, वायन वेट। ये सुनकर वायन अपनी जगह ही रुक गई। उसने पीछे पलटकर कहा, हाँ। जंगकुक ने कहा, वायन तुम्हें याद है ना, कल हमें मिलना है रेस्टोरेंट में, मैंने कहा था तुमसे, क्या तुम भूल गई? वायन ने कहा, ओह मैं तो भूल ही गई थी काम के चक्कर में, थैंक्स, तुमने याद दिला दिया, मैं ज़रूर आऊँगी। और फिर उसने एक छोटी सी स्माइल की और फिर वायन वहाँ से चली गई। जंगकुक भी वायन को स्माइल करते हुए देख रहा था। वायन जो उस लैब के दरवाजे से बाहर चली गई थी, जंगकुक की नज़रें तब तक वायन से नहीं हटी जब तक वायन उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। फिर जंगकुक ने अपने सिर पर अपने हाथ रखा जहाँ वायन ने उसके बालों को बिखेरा हुआ था। उसके फेस पर एक स्माइल थी। फिर उसकी नज़रें वायन के डेस्क के नीचे चली गई जहाँ ब्लैक कलर के हील्स थे जो बिखरे हुए थे। जंगकुक ने उन हील्स को झुककर सही से रखा अपने जगह और फिर उसने कहा, मुझे पता है तुम्हें हील्स पहनना पसंद नहीं, तुम्हें स्नीकर्स पसंद है, इसलिए तुम्हें इतना पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो, तुम बहुत अलग हो, सबसे अलग। ये है जियोन जंगकुक, जो चा फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक इंटर्न है और डॉक्टर वायन और उनके ग्रुप के साथ इस वक्त काम कर रहा है। जियोन जंगकुक की उम्र है 25 और उसकी फैमिली में बस उसका एक अंकल है और कोई भी नहीं। दूसरी तरफ पार्किंग लॉट में वायन ने अपने दोनों फ्रेंड जीही और जीहोप को बाय किया। हालांकि जीहोप और जीही दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं और दोनों ही वायन के साथ फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं जो वायन के डैड की ही है। वायन की उम्र 27 है। वायन 2 साल पहले ही लंदन से कोरिया आई है अपनी फार्मासिस्ट की पढ़ाई कंप्लीट कर और आते ही उसने अपने डैड के कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उसे मेडिसिन से बहुत प्यार है और उसकी ये जिद है कि उसे अपनी मेडिसिन को 99% तक सक्सेसफुल बनाने हैं किसी भी डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, पर वो आज तक ऐसा कर नहीं पाई। वो अभी तक 89% तक पहुंची है, इसीलिए तो वो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है क्योंकि उसे अपनी मेडिसिन 99% तक लाना है। पर वायन के डैड और वायन के ब्रदर जो है चाहते हैं कि वायन उनकी कंपनी में प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाले। वो डायरेक्टर की कुर्सी संभाल रहे हैं पर वो चाहते हैं उनकी बेटी प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाले जो उसी की है। उसके डैड उसे उस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे देखना चाहते हैं। वैसे भी वायन के ब्रदर वो इस कंपनी के सीईओ हैं जिनका नाम है चा मिन युंगी, पर उसे बिजनेस वर्ल्ड में लोग शुगा के नाम से जानते हैं। उसकी फैमिली के अलावा उसे मिन युंगी के नाम से कोई भी नहीं पुकारता। फिलहाल एक शख्स के जिससे मिन युंगी बहुत नफरत करता है, पर उसी शख्स का ये मनहूस चेहरा शुगा को रोज रोज देखना पड़ता है। आखिर वो शख्स उसकी बहन की बेस्ट फ्रेंड जो है, ये शुगा का कहना है। फिलहाल तो शुगा वायन से 2 साल बड़ा है और उससे भी बड़ी उसकी एक और सिस्टर है जिसका नाम है युनजी, पर वो मैरिड है। युनजी की वेडिंग उसके डैड के बेस्ट फ्रेंड के बेटे से हुई है। फिलहाल तो वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। वायन जो है अपने फ्रेंड्स को बाय करने के बाद अपने कार में बैठ गई थी और वो अपने कार को खुद चला रही थी
उसके पैरों में देखा जा सकता था वो वाइट स्नीकर्स। जंगकुक ने सही ही कहा था, वैन को स्नीकर्स बहुत पसंद है, पर इसी स्नीकर्स की वजह से उसकी मॉम से वो अक्सर ही डांट खा जाती है क्योंकि उसकी पसंद सोसाइटी से मैच नहीं करती है ना। क्योंकि हाई प्रोफाइल सोसाइटी में अक्सर ही गर्ल्स जो हैं हाई हील्स में नज़र आती हैं और साथ ही शॉर्ट ड्रेसेस में। पर वैन को शॉर्ट ड्रेसेस पसंद नहीं, या कह लो उसे अपने लेग्स दिखाने पसंद नहीं। इसी वजह से तो वो अक्सर ही अपनी नी से नीचे तक उन स्कर्ट्स को पहना करती है और साथ ही अपनी फेवरेट स्नीकर्स पहनती है हाई हील्स की जगह। वैन को इन हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोगों की तरह जीना पसंद नहीं, उसे दिखावे की ज़िंदगी नहीं पसंद, उसे ज़िंदगी खुलकर जीना पसंद है जो वो जीती है अपने लैब में, अपने मेडिसिन्स के साथ और अपने काम के साथ। और साथ ही उसे अपनी फैमिली बहुत प्यारी है क्योंकि उसकी ये फैमिली इन हाई सोसाइटी के लोगों की तरह नहीं है, वो दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीते। हालांकि वो कोरिया के टॉप 10 बिजनेस फैमिलीज में से आते हैं, शायद इसीलिए हर दूसरे दिन उनका नाम अखबार के पहले पन्ने में दिख ही जाता है। फिलहाल तो वह अपने घर पहुंच चुकी थी, या कह लो मेंशन पहुंच चुकी थी, जो मेंशन बहुत खूबसूरत था। मेंशन के अंदर जाते ही वैन ने कहा अपने लैब कोट को उतारते हुए, मॉम मॉम मॉम। ये सुनते ही वैन की मॉम जो लिविंग हॉल में बैठी हुई थी उन्होंने कहा, वैन तुम आ गए, मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए थे। वैन ने अपने लैब कोट को काउच पर रखते हुए कहा, मॉम क्या आप मुझे बताएंगी ओप्पा कहाँ है। तभी स्टेयर से उतरते हुए युंगी ने कहा, मैं यहाँ हूँ। ये सुनते ही वैन ने घूर के शुगा की तरफ देखा जिसके हाथों में पॉपकॉर्न था और वो खाते हुए आ रहा था। उसने कहा, मज़ा आ गया। ये कहकर शुगा सीढ़ियों से उतरकर वैन के पास आया और उसने कहा, वैन तुम भी टेस्ट करोगी, ये चीज़ पॉपकॉर्न बहुत टेस्टी है। वैन ने कहा, ओप्पा पहले तो आप मुझे ये बताइए, मैंने जो आपको फाइल चेक करने के लिए सुबह दी थी आपने उसे पढ़ा कि नहीं। शुगा ने उस पॉपकॉर्न को खाते हुए कहा, फाइल? किसी फाइल? वैन ने घूर के शुगा को देखते हुए कहा, वही फाइल जो मैंने आपको दी थी, भिजवाई थी आपके असिस्टेंट से। ओह वो फाइल, वो तो मैं भूल गया था। ये सुनते ही वैन का पारा चढ़ गया था। उसने कहा, भूल गया था। ये कहकर वैन ने युंगी के हाथ से वो पॉपकॉर्न छीना और उसके मुंह पर मारते हुए कहा, भूल गया था? कैसे भूल गए थे? मैंने आपके सेक्रेटरी से कहा था मुझे उस फाइल पर आपकी सिग्नेचर चाहिए, पर आपने उस फाइल पर सिग्नेचर नहीं किए। आपको पता है मेरा कितना सारा काम पेंडिंग में चला गया, मुझे वो फाइल भिजवाने थे। युंगी ने कहा, हाँ फाइन, ये तुम कैसे कर सकती हो मॉम? देखा इसने मुझे मारा, मैं इससे 2 साल बड़ा हूँ, फिर भी ये मेरे रिस्पेक्ट नहीं करती है, मुझे मारती रहती है और आप कहते हो कि आप ये लिटिल डॉटर कुछ करती ही नहीं, हमेशा मेरी गलती रहती है। अब किसकी गलती है? क्या हो रहा है यहाँ? इतना शोर क्यों हो रहा है? ये कहकर वैन के डैड अपने रूम के सीढ़ियों से नीचे उतर के आए और उन्होंने कहा, इतना शोर क्यों हो रहा है? शुगा ने कहा, डैड इसने मुझे मारा। वैन के डैड ने कहा, शुगा तुम्हारी गलती थी। शुगा ने कहा, देखा डैड आपने भी सीधे ही मेरी ही गलती निकाली थी, गलती इसकी थी, मारा इसने मुझे और आपने सीधे मेरी ही गलती निकाली। यार कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं मेरे इस घर में? इससे 2 साल बड़ा हूँ। शट अप शुगा। ये कहकर वैन के डैड ने शुगा को देखा और कहा, छोड़ो, अच्छा जो भी हुआ। शुगा ने कहा, छोड़ो, ये इतनी छोटी सी बात नहीं थी, डैड इसने मुझे मारा। शुगा तुम बच्चे नहीं हो। और वैन, हश तुम आ गई। हाँ तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रहे थे, तुम थी कहाँ? डैड मैं लैब में थी। वैन के डैड ने कहा, क्या तुमने फ़ोन साइलेंट किया था? शुगा ने कहा, और क्या करेगी, हमेशा फ़ोन साइलेंट ही तो करती है। वैसे भी इसे फ़ोन देने का मतलब ही नहीं है, फ़ोन रखती ही क्यों हो तुम जब फ़ोन साइलेंट पे ही रहता है। ये सुनकर वैन ने कहा, क्या कहा ऊपर आपने? वैन के मॉम ने कहा, शांत भी हो जाओ तुम दोनों, लड़ना बंद करो। शुगा शट अप। मॉम आप दोनों मुझे को शांत करवा रहे हो, इसको नहीं कह रहे। वैन के मॉम ने कहा, छोड़ो इसे, वैन तुम मेरे पास आओ। ये कहकर वैन के मॉम ने वैन का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर काउच पर बैठ गई। वैन के मॉम ने कहा, वैन वो हमें तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जैसे ही मिसेस चा कुछ कहने ही वाली थी कि ये सुनकर शुगा बहुत खुश हो गया। उसने कहा, हाँ हमें तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी वैन, देखो। ये कहकर वैन के बगल में शुगा बैठ गया। ये देखकर कि शुगा इतना खुश है, वैन ने सस्पिशली
शुगा को देखा और कहा, क्या कोई गड़बड़ है ऊपर? शुगा ने कहा, अरे गड़बड़ क्यों होगी? देखो वैन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो लड़का बहुत अच्छा है। कौन लड़का? शुगा ने कहा, अरे वही किम ताeyong। वैन, लिटरली वो ऑसम है। तुम्हें पता है बिजनेस वर्ल्ड में उसका कितना बड़ा नाम है? एक सेकंड ओप्पा, कहीं आप उसी किम ताeyong की बात तो नहीं कर रहे जो किम इंडस्ट्रीज का ओनर है, आई मीन CEO है? यस माय सिस्टर, तुमने सही कहा, इसीलिए तो तुम मेरी सिस्टर हो, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। हाँ वही किम ताeyong, लिटरली वो बहुत ऑसम है। और तुम्हें पता है वो जिस भी डील पे हाथ रखता है वो डील उसकी हो जाती है। और पता है वो कभी भी किसी भी डील को क्रैक करने से चूक नहीं पाया है, उसने हर डील क्रैक की है। तो इसमें मैं क्या करूँ? वैन ने कहा, ये मुझे क्या करना, उसने चाहे जितनी डील्स क्रैक की हो या न की हो, मुझे क्या लेना देना। अरे वैन तुम्हें को देना, शट अप शुगा, उसे पूरा तो बताओ, तुम बीच से क्यों बता रहे हो? वैन के डैड ने कहा, वैन किम्स का वेडिंग प्रपोजल आया है तुम्हारे लिए। ओह हो, तो ये बात है, अब मैं समझी। ऊपर उस किम ताeyong की इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे, इसे आप वेडिंग प्रपोजल क्यों कह रहे हो? तो ये क्यों नहीं कहते डैड आप मिले होगे किसी बिजनेस डील की वजह से मिस्टर किम के डैड से, और आपने डील फाइनल कर ली, और आप चाहते हो कि मैं किसी बिजनेस डील की वजह से उस किम ताeyong से वेडिंग करूं? नो नेवर। आपको पता भी है वो कितने बड़ा फ्लर्ट है, कितना बड़ा वैन। नो डैड, मैं नहीं सुनने वाली। वो किम ताeyong कितना बड़ा रिच ब्रैट है, वो रोज रोज नई नई लड़कियों को घुमाता रहता है, रोज रोज उसकी टेलीविजन में न्यूज़ में कंट्रोवर्सी होती रहती है, आपको पता भी है। और आप चाहते हो उस जैसे लड़के से मैं वेडिंग करूं? नो नेवर, कभी नहीं, मैं नहीं करने वाली। ये कहकर वैन उठ गई थी। शुगा ने कहा, वैन यू नो ना, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में कंट्रोवर्सी तो आम बात है। न्यूज़ रिपोर्टर्स को बहाना चाहिए रिच पीपल्स की इमेज डाउन करने के लिए, तभी तो उनका न्यूज़ चैनल चलेगा, और उनके बातों को अब तुम सीरियस ले रही हो। वैन आर यू लॉस्ट योर माइंड? ओप्पा, आपको उसके ऊपर इतना भरोसा क्यों है, जैसे कि आप उससे रोज मिले? हाँ वैन, मैं उससे मिला हूँ, मैंने उससे बात की। ओहो ओप्पा, तभी तो आपको वो इतना पसंद है, और आपको इतना पसंद है ना वो तो अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं करना उससे वेडिंग। फाइनल मॉम डैड, मैं फाइनल कर रही हूँ, मुझे उस किम ताeyong से कोई लेना देना नहीं है, मैं उससे वेडिंग नहीं करूँगी, दिस इज़ फाइनल। ये कहकर वैन वहाँ से जाने लगी। शुगा ने कहा, वैन रुको, ये कहते ही वैन अपनी जगह पर रुकी और उसने पलट कर शुगा को देखा। शुगा ने कहा, वैन समझो किम ताeyong सच में बहुत अच्छा है, और उसके डैड ने तुम्हारे लिए आई मीन अपने बेटे के लिए तुम्हें बहुत पसंद किया है, और वो कल आने वाला व्हाट, कल आने वाले, इससे आपका क्या मतलब है? शुगा के डैड ने कहा, वैन किम ताeyong के डैड कल यहाँ आने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों की कल एंगेजमेंट है। व्हाट डैड, कल एंगेजमेंट है? डैड आपने मुझसे ज़रा भी पूछना जरूरी नहीं समझा, और आपने सीधे मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी उस किम ताeyong के साथ। वैन की मॉम ने कहा वहाँ आते हुए, फाइन, हमें लगा वो तुम्हें पसंद आएगा। मुझे क्यों पसंद आएगा मॉम? मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है जो मुझे उस जैसा लड़का पसंद आएगा, उसका चाहे। हाँ बोलो, तुमने उसे देखा भी नहीं है वैन? ये कहकर शुगा ने स्ट्रिक किया, आई नो मैंने उसे नहीं देखा। और वैन जो तुम ये कह रही कंट्रोवर्सी और बहुत सारी लड़कियों से घूमता है, वैन तुम तो न्यूज़ भी नहीं देखती हो, तो तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ऊपर मैंने सुना है। हाँ तुमने ज़रूर अपने उस नक्चड़ी फ्रेंड से सुना होगा, क्या नाम उसका? हाँ जी, जिसके साथ तुम हमेशा घूमती रहती हो, वही जी की वजह से सुना होगा। वही देखो चुगलियाँ करती रहती है हर किसी की, उसे कुछ भी नहीं पता, और उसकी बात तुम सुनना बंद करो, और कंट्रोवर्सी को तुम कंट्रोवर्सी की तरह लो। वैन जब तक तुम अपनी उस लैब के चार दीवारी से बाहर निकलोगी नहीं और लोगों से मिलोगी नहीं, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा लोग कैसे हैं? पहले तुम वैन किम ताeyong से मिलो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा वो एक्चुअली कैसा है। वैन की मॉम ने कहा, वैन शुगा सही कह रहा है। ये सुनकर शुगा खुश हो गया था, उसने अपनी पत्ती सी दिखाते हुए वैन को देखा, जैसे वो कहना चाहता था, देखा मैं सही कह रहा हूँ मॉम, मेरी साइड दे रही है। ये देखकर वैन ने शुगा को घूर के देखा। शुगा के मॉम ने अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, वैन देखो तुम्हें पहले किम ताeyong से मिलना चाहिए। ओह मॉम, मैं उससे कैसे मिलूंगी, क्योंकि कल तो आप मेरी सीधे उससे एंगेजमेंट करने के पीछे तुली हुई हो, और वैसे भी मुझे उससे नहीं मिलना, उस जैसे रिच ब्रैट से। वैन ये कहकर वैन के डैड ने वैन को देखा, सॉरी डैड, पर मुझे उससे सच में नहीं मिलना। वैन के डैड ने कहा, वैन देखो जैसी लोगों के नज़रों में उसकी इमेज है वो वैसा नहीं है, लोगों के बारे में बातें बनती रहती हैं, पहले तुम उससे मिलो। डैड मुझे उससे नहीं मिलना, नहीं मुझे उससे एंगेजमेंट या वेडिंग नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, और वैसे भी आपने लोगों ने बिना मुझे पूछे
कल उन्हें घर पे बुला लिया, यहाँ तक एंगेजमेंट भी फाइनल कर लिया और आप मुझे अब बता रहे हो फाइन। आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझाना, तो ठीक है, मुझे भी उससे शादी करना ज़रूरी नहीं लगता। ओके फाइनल। शुगा ने कहा वैन तुम इस तरह बात कैसे कर सकती हो, और वैसे भी कल एंगेजमेंट है, तुम एंगेजमेंट तोड़ नहीं सकते। डैड ओप्पा, क्या आप लोगों ने मुझसे पूछकर ये एंगेजमेंट रखी थी ना? नहीं, तो ठीक है, मैं एंगेजमेंट के लिए नो कह रही हूँ, तो मतलब नो फाइनल है ये। शुगा ने कहा वैन तुम समझ क्यों नहीं रही हो, वो सच में बहुत एक अच्छा लड़का है और वो तुम्हें पसंद आएगा। ओह आप तो इस तरह उसकी तारीफ को पुल बांध दो जैसे वो आपको बहुत पसंद है। हाँ वैन मुझे वो बहुत पसंद है तुम्हारे लिए। ओह आपको इतना ही पसंद है ना, तो आप उससे वेडिंग क्यों नहीं कर लेते अभी? हाँ ये कैसे रहेगा? वैन के डैड ने कहा फाइन। शुगा ने कहा फाइन, अगर मैं तुम्हारे जैसे लड़की होता ना, मैं पहले उसे वेडिंग कर चुका होता, पर माय बैड लक, मैं लड़की नहीं हूँ, वो तुम हो, तो तुम करोगे उससे वेडिंग। क्या कोई जबरदस्ती है यार, मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती। मैंने कहा ना मुझे नहीं करनी वेडिंग तो नहीं करनी। शुगा ने कहा मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं करती। फाइन ने कहा ओपा अब आप उस किम त्योंग से वेडिंग करवाने के लिए मुझे फोर्स करोगे? सीरियसली वाइन तुम आ गए? ओह माय लिटिल सिस्टर, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, पर तुम नहीं आए तो मुझे खुद ही अकेले जाना पड़ा। वैन ने यूनसी की तरफ देखा जो घर के अंदर आ रही थी और उसके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे जिनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। वैन ने यूनसी को देखते हुए कहा अब आप कहाँ गए थे उन्नी, और आप मेरा क्यों वेट कर रहे थे? यूनसी ने कहा जो वैन और शुगा की सबसे बड़ी सिस्टर है। उसने वैन के पास आते हुए कहा वैन मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेने गई थी। वो व्हाट कैसी ड्रेस? अरे तुम्हारी कल एंगेजमेंट है ना, तो मैं तुम्हारी एंगेजमेंट ड्रेस लेने गई थी। वैसे भी तुम मेरे कॉल्स नहीं उठा रही थी, कितने कॉल्स मैंने तुम्हें किए थे पर तुम उठा ही नहीं रही थी। मुझे लगा तुमने ज़रूर अपने फ़ोन साइलेंट किया होगा, तुम्हारी हर बार की आदत है जो। और जी को भी मैंने कितने कॉल्स किए थे, उसका भी फ़ोन साइलेंट आ रहा था, इसीलिए तुम्हारी एंगेजमेंट ड्रेस लेने मैं खुद ही चली गई थी। मैडम शुमाई, ये कहकर यूनसी ने मैडम शुमाई को बुलाया। मैडम शुमाई ने कहा जी मैम। यूनसी ने कहा मैडम शुमाई जो मैं शॉपिंग बैग्स लाई हूँ ना, उसमें से एक में वैन की ड्रेस होगी, उसे लेकर आइए। मैडम शुमाई ने कहा जी मैडम। ये कहकर शुमाई वहाँ से चली गई थी और वो कुछ देर बाद आई, उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। उसने कहा लीजिए मैम। ये कहकर उसने यूनसी को वो बैग थमा दिया था और यूनसी ने उसमें से एक खूबसूरत सा गाउन निकाला जो देखकर वैन की मॉम ने कहा वाह यूनसी ये ड्रेस कितनी खूबसूरत है। वैन ने अपने आईज रोल करते हुए कहा बकवास है। और मैंने कहा ना डैड मुझे उस किम त्योंग से वेडिंग नहीं करनी, ना ही कोई एंगेजमेंट करनी, आप समझ क्यों नहीं रहे? और उन्नी आप मेरे ऊपर ये ड्रेस नापना बंद कीजिए। ये कहकर वैन ने उस गाउन को जो यूनसी वैन के ऊपर देख रही थी कि कैसा लग रहा है, उसने उस गाउन को उठाकर फेंक दिया था और वैन ने उस डायमंड नेकलेस को भी अपने गले से निकाल के फेंक दिया था जो यूनसी ने उसे पहना दिया था। यूनसी ने कहा वैन ये तुम क्या कर रही हो, कल तुम्हारी एंगेजमेंट है। वैन ने कहा आप सब समझ क्यों नहीं रहे? उन्नी अब आप ही शुरू मत हो जाइएगा। मैंने कहा ना मैं ये एंगेजमेंट नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी। आप समझ क्यों नहीं रहे? आप सब मेरी बात तो जरा समझिए। यूनसी ने कहा वैन देखो किंतु सच में नहीं, मुझे नहीं सुनना उन्नी, प्लीज़ 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 बात तो सुनो। मैंने कहा ना मैं एंगेजमेंट नहीं करूँ। शुगा ने कहा वैन एक बार मिल तो लो। मैं क्या मिलूँ उपा, मैं उसे मिलना नहीं चाहती और वैसे मैं मिलके करूँगी क्या? अगर मैं मिली तो मेरी एंगेजमेंट हो जाएगी, सो मैं मिलना ही नहीं चाहता। फाइन, मैंने कहा ना मुझे नहीं मिला। वैन मेरी बात को समझो बेटा। डैड आप प्लीज़ मत शुरू हो जाइएगा, मुझे नहीं करना, मुझे उस किम त्योंग से कोई भी एंगेजमेंट नहीं करना। हाँ मैं पागल हो जाऊंगी। ये कहकर वैन ने बच्चों की तरह रोते हुए अपने पैरों को ज़मीन में पटका और उसने अपने बालों को खींच लिया था। गॉश मैंने कहा ना मुझे वेडिंग नहीं करनी, मुझे कोई एंगेजमेंट करनी। डैड वैन देखो ठीक है मैं समझ गया तुम्हें किम त्योंग नहीं पसंद है, तो बेटा एक बार बात तो कर लो। डैड आप एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रहे हो? मैंने कहा ना मुझे नहीं वेडिंग करनी, ये आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कह के वैन दौड़ते हुए स्टेयर्स से अपने रूम में चली गई और उसने अपने रूम का डोर धड़ाम से बंद किया जिसकी आवाज़ नीचे तक आई थी। वैन के मॉम ने कहा अब हम क्या करें, वो तो एंगेजमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। शुगा ने कहा वो कैसे तैयार नहीं होगी, मैं उससे तैयार करके रहूँगा। शुगा के मॉम ने शुगा के हेड पर
एक जोर का स्लैप करते हुए कहा, तुम उसे फोर्स मत करो। हाँ, अब मैंने क्या किया? मैं तो वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो, आप भी तो चाहते हो ना कि इंतुन से वो वेडिंग कर ले। हाँ, तो मेरे कहने में और तुम्हारे कहने में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है मॉम? यार मैं उससे 2 साल बड़ा हूँ, थोड़ा तो मेरी रिस्पेक्ट कर लिया करो। मेरे को रिस्पेक्ट है कि नहीं इस घर में? युनजी ने कहा, शट अप शुगा। शुगा ने कहा, डैड। दूसरी तरफ वैन के रूम में वैन अपने नाखून चबाते हुए अपने रूम में टहल रही थी। उसने कहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, हाँ मैं क्या करूँ? मैंने कुछ नहीं किया, तो ये लोग यार मेरी वेडिंग करा देंगे उस कीमती अंग से, उस जर्क से। इन लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस कीमती अंग से वेडिंग करूँगी? आई मीन एंगेजमेंट। वेडिंग तक मैं कहाँ पहुँच गई? वो पता चला मैं वेडिंग की बात कर रही हूँ, सोचा सर में इन लोगों ने वेडिंग कर ही रख दिया इन लोगों ने मेरा। मैं क्या क्या बोलने जा रही हूँ? पागल हो गई क्या? ओह माय गॉड, मैं करूँ क्या? मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? ये कहते हुए वैन अपने नाखून चबाए जा रही थी और वो अपने रूम में घूमे जा रही थी। वैन ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये कहकर वैन पीछे पटी और उसने एक फोटो फ्रेम को देखा जिसमें वो और उसके 2 फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स। उस फोटो फ्रेम को देखते हुए वैन ने कहा, माय डार्लिंग, माय बेस्टी, अब तुम्हें कुछ कर सकती हूँ। ये कहते ही वैन ने कहा, मेरा फोन कहाँ है? ये कहते ही वैन ने अपने फ़ोन को देखा जो ज़मीन में पड़ा हुआ था और वो क्रैक हो गया था, क्योंकि वैन ने अपने रूम में सबसे पहले आते ही अपने फ़ोन को उठाकर फेंक दिया था गुस्से में। वैन ने उस फ़ोन को उठाते हुए कहा, ये चल जाना यार, वरना तो मैं मर जाऊंगी उस कीमती अंग से वेडिंग कर। ओह माय गॉड, चल यार। हाँ। वैन ने अपने बेस्टी को कॉल लगाया। जी क्या कर रही हो यार? फ़ोन उठाओ, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो फ़ोन क्यों उठा रही? सो गई क्या यार, मर गई क्या? फ़ोन उठा क्यों नहीं रही है तू? जैसे ही वैन ने ये कहा, सामने से एक आवाज़ आई, हेलो। हाँ वैन, इतने रात में तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया है? जी। दूसरी तरफ एक सुनसान रोड पर एक लड़का जो पूरे ब्लैक आउटफिट में था और उसने पैरों में स्नीकर्स पहन रखे थे वाइट कलर के, और उसने ब्लैक कलर का ही एक हुडी पहना हुआ था, जो हुडी उसके चेहरे को ढके हुए थी। हाथों में उसके एक लगेज था और उसके पीठ पर भी एक बैग था। शायद वो कहीं जा रहा था और वो थोड़ा जल्दी में लग रहा था। देखकर ही कहा जा सकता है कि ये जो पर्सन है किसी अमीर फैमिली से आता है, क्योंकि उसके हाथों में जो वॉच थी बहुत एक्सपेंसिव वॉच थी। देखकर ही कहा जा सकता है ये जो पर्सन है किसी रिच फैमिली का हायर है। पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी रिच फैमिली का हायर इतने रात में पैदल इतने अंधेरे में चलते हुए कहाँ जा रहा है? उसके पास कोई कार क्यों नहीं है और वो अकेला क्यों है? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फॉलन डाउन के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।